नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम विज्ञान का पाठ 3 पढ़ेंगे। इसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। तो पाठ की शुरुआत में दिया है कि पहेली और बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। अब वो कपड़ों की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। दुकानदार ने उन्हें समझाया कि कुछ कपड़े एवं वस्त्र सूती हैं तो कुछ संश्लिष्ट यानी कृत्रिम हैं। तो यहाँ दिया है कि पहेली और बूझो ने अपने स्कूल में एक प्रतियोगिता जो कि विज्ञान प्रश्नोत्तरी की थी उसमें प्रथम पुरस्कार जीता और उन्हें जो पुरस्कार राशि मिली थी उन्होंने सोचा कि वे अपने माता पिता के लिए कुछ वस्त्र खरीदेंगे। पर अब जब वह दुकान में गए तो वहाँ इतने प्रकार के वस्त्र थे, इन्हें देखकर वो उलझन में फंस गए। जैसे दिया है कि वहाँ ऊनी मफलर तथा शॉल थी, बहुत सारी रेशमी साड़ियाँ थी। अब पहेली बूझो जो थे वे अत्यधिक उत्तेजित हो गए, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और फिर उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर खरीदा और एक सूती यानी कॉटन की साड़ी खरीदी, कपास जिसे हम बोलते हैं। अच्छा, अब उन्होंने कपड़े की दुकान का भ्रमण किया। उसके पश्चात वे दोनों अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना शुरू किया। उन्होंने देखा कि जो बेडशीट बिस्तर पर जो हम चादर बिछाते हैं वो अलग कपड़े के हैं, कंबल अलग कपड़े से बने हैं, घर के पर्दे अलग कपड़े के हैं, फिर जो मेज पोश यानी जिसे टेबल क्लॉथ भी बोलते हैं वो अलग कपड़े का, फिर तौलिए और झाड़न यानी डस्टर अलग कपड़े के, फिर जो उनका बस्ता था स्कूल जाने का वो अलग कपड़े का बना था, और अनाज की जो बोरियां होती हैं वो अलग कपड़े की। तो आप भी क्या ऐसे अलग अलग वस्त्रों को पहचान सकते हो? आपके घर पे भी जो अलग अलग प्रकार के कपड़े होंगे। तो यहाँ हम देखते हैं क्रियाकलाप 1। तो आप अपने आसपास के किसी दर्जी की दुकान में जाइए और वहाँ पे आपने देखा होगा कि जब कपड़े सिलते हैं तो बहुत सारी कतरन बच जाती है उस कपड़े की। तो उसको आप अलग अलग प्रकार की कतरन को इकट्ठा कीजिए और फिर हर प्रकार के कपड़े को छू कर स्पर्श करके उसके स्पर्श को अनुभव करिए। तो हर कपड़े का स्पर्श बहुत अलग अलग होगा। कुछ कपड़े मुलायम, कुछ खुरदुरे, ऐसे अलग अलग स्पर्श आपको महसूस होगा। अब इस स्पर्श के माध्यम से आप पता लगाइए। आप दर्जी से पूछ सकते हैं या अपने घर पे मम्मी पापा से पूछिए कि ये कौन से प्रकार का वस्त्र है। और आप अपने घर पे भी आपके पास जो कपड़े होंगे, आपके हर कपड़ा अलग प्रकार के वस्त्र जो हैं आपके अलग अलग प्रकार के स्पर्श वाला होगा। तो उससे भी आप किस वस्त्र से बने हैं ये पहचान करने की कोशिश करिए। अच्छा, एक और क्रियाकलाप किया जा सकता है कि एक सूती कपड़ा लीजिए और सूती यानी कॉटन का भी जिसे कपड़ा बोलते हैं, उस पर आप उस वस्त्र में आप कोई भी एक ढीला छोर खोजिएगा कि अलग से एक धागा जहाँ हल्का बाहर निकल रहा हो और उस धागे को आप खींच दीजिए। और मान लीजिए कि कोई ढीला धागा ना हो तो पिन ले लीजिए या सुई की सहायता से एक धागा धीरे धीरे आप बाहर खींचना, तो आप देखोगे कि धागे की एक पूरी तार सी निकलने लगेगी। तो देखा जाए तो हमारे वस्त्र क्या है, धागे जो हैं कपड़े के उसको एक साथ हमने अगर व्यवस्थित तरीके से कर दिया तो वस्त्र बन जाता है। पर अब ये बात आई कि ये धागे कैसे बनते हैं और ये धागे बनते किस पदार्थ से हैं। तो आइए अब हम ये जानते हैं। तो यहाँ पुस्तक में दिया है 3.2 यानी 3.2 तंतु। तो एक और क्रियाकलाप करते हैं किसी सूती कपड़े के टुकड़े से। तो अब हम क्या करेंगे, आप एक सूती कपड़े का कोई टुकड़ा हो आपके पास, तो उसमें से एक धागा बाहर निकालिए। इस धागे के टुकड़े को आप एक मेज पर टेबल पर रखिए और आप जैसा चित्र में देख रहे हैं, चित्र 3.4 में, कि धागे के जो टुकड़े का एक सिरा आप अपने अंगूठे से दबा दीजिए और दूसरे सिरे को
उसकी लंबाई की दिशा में अपने नाखून से खरोचिए। तो ऐसा करेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि जो धागा है उसमें बहुत सारी पतली लड़ियां में वो बट गया है। ये चित्र 3.5 में आप देख रहे हो ना कि धागे को आपने खुरचा, उसमें उस पतले से धागे से भी अलग अलग कई लड़ियां निकली हुई दिखेंगी। जैसे किसी पटाखे की सुतली को आपने देखा होगा तो कई पतली पतली कागज की लड़ियां आपस में बंधी रहती हैं, वैसा ही धागे में आपको दिखेगा। तो ये पतले पतले जो तार हैं ये क्या हैं? जब आप सुई में भी आप धागा डालते हो, धागा पिरोते हो, कभी आपकी घर पे आपके बड़ों ने आपकी मदद ली होगी सुई में धागा पिरोने के लिए, तो क्या कर देखते हैं कि जो हम जिस सिरे से धागे को अंदर घुसाते हैं सुई के, तो वो भी पतली पतली लड़ियों में बट जाता है। और ऐसा जब हो जाता है तो उस धागे को सुई की नोक से गुजारना भी बड़ा कठिन हो जाता है। तो ये जो पतली लड़ियां हैं, ऐसी और पतली लड़ियां भी होती हैं, इन्हें हम तंतु बोलते हैं। क्या कहते हैं? तंतु। तो तंतुओं को मिलाकर धागा बनता है और ऐसे ही कई धागों को बुनकर वस्त्र बनता है। तो तंतु से आया धागा और फिर धागे से क्या आया? वस्त्र, जो भी आप कपड़े पहनते हो अलग अलग। तो अब ये तंतु कहाँ से आता है? तो कुछ कपड़े जो हैं हमारे, जैसे सूती के, मतलब कॉटन के, जूट के, रेशम या ऊन, ऊनी कपड़े पहनते हैं ना ठंड में, तो ये सब जो तंतु हैं ये हमें पौधों से और जानवरों से मिलते हैं। तो जो भी धागे तंतु हमें पौधों और जानवरों से मिलते हैं उन्हें हम प्राकृतिक तंतु बोलते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक तंतु। तो प्राकृतिक तंतुओं में क्या क्या आया? जूट, सूती, रेशम, ऊन, ये सब। तो जैसे कि रुई है, इसमें से रुई, जैसे हम कपास भी बोलते हैं ये, और जूट जिसे पटसन भी बोलते हैं, ये सब हमको पौधों से मिलता है। रुई के, कपास के पौधे लगते हैं, ऐसे ही जूट के भी पौधे होते हैं। और कुछ जो तंतु हैं वो हमें जंतुओं से, जानवरों से प्राप्त होते हैं, जानवर या कीड़ों से। तो इसके उदाहरण पता है आपको? हाँ, तो ठंड में आप स्वेटर पहनते हैं, वो किससे बनता है? ऊन से। और ऊन हमें भेड़ या बकरी के बाल होते हैं, तो ये हमें भेड़ बकरी से मिलते हैं। और खरगोश, याक, ऊंट के बाल, इनसे भी हमको ऊन प्राप्त होती है। और रेशम का जो धागा होता है ना, रेशमी साड़ियाँ भी बनती हैं, कुर्ते बनते हैं। तो रेशम का जो धागा होता है वो रेशम का एक कीड़ा होता है, कोकून, उसके कोकून से ये धागा खींचा जाता है, तो वो कीड़ा ये धागा बनाता है। तो कई सालों तक जब पहली बार पृथ्वी पे मनुष्य आया तो कई सालों तक प्राकृतिक ही तंतुओं का उपयोग होता था। ये पिछले कुछ 100 सालों से ही ऐसा हुआ है कि हमने, मनुष्य ने ऐसे भी धागे बनाए हैं जो रासायनिक पदार्थों से बने हैं, माने कि वो जीव जंतुओं या पौधों से नहीं मिले, उन्हें फैक्ट्री में बनाया जाता है। इन्हें हम संश्लिष्ट तंतु बोलते हैं। क्या कहते हैं? संश्लिष्ट तंतु। तो संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण हैं पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये सब संश्लिष्ट तंतु हैं। आपके भी कुछ कपड़े होंगे जो पॉलिएस्टर से बने होंगे, जो कमीज होती है ना, पैंट कमीज वाली कमीज, वो पॉलिएस्टर से भी बनाई जाती है। फिर नायलॉन, एक्रिलिक, ये सब संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण हैं। तो हमने देखा कि कुछ पादप तंतु हैं और कुछ प्राकृतिक तंतु हैं। प्राकृतिक तंतु में पौधों से भी मिलते हैं और जानवरों और कीड़ों से भी मिलते हैं। और दूसरी तरफ अब हम कुछ पादप तंतुओं के बारे में बात करते हैं। पादप तंतु पौधे से प्राप्त होने वाले। तो सबसे पहला उदाहरण है रुई। तो आप लोगों ने तेल के दियों के लिए, लैंपों के लिए बत्तियां बनाई होंगी। क्या बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए आपको पता है क्या उपयोग में आता है?
रुई। अच्छा, रुई और कहाँ उपयोग में देखी है? तो हमारे यहाँ गद्दों में, रजाई जो हम ठंड में ओढ़ते हैं, और तकियों में भी रुई का उपयोग होता है। अच्छा, आपको कभी चोट लग जाती है तो भी रुई में दवाई लगा के आप पट्टी करते हैं, है ना? तो आप घर पे आपके पास थोड़ी अगर रुई उपलब्ध हो तो रुई लीजिए थोड़ी सी, और रुई का जो गोला लेंगे उसे खींचकर अलग अलग करिए, पृथक कीजिए, और फिर देखिए क्या दिखाई दिया। तो आप देखोगे कि छोटी छोटी पतली पतली लड़ियाँ निकलेंगी। तो ये जो पतली पतली लड़ियाँ हैं, ये कपास तंतु से बनी है, यानी कपास का धागा। तो रुई आती कहाँ से है? अब आप ये सोचोगे, तो रुई जो है ना, खेतों में उगाई जाती है, यानी पौधों से मिलती है। और ज़्यादातर जो कपास का पौधा होता है वो ऐसे इलाकों में होता है जहाँ की मृदा यानी मिट्टी जो है वो काली मिट्टी हो, काले रंग की मिट्टी, और जहाँ की जलवायु उष्ण यानी गर्माहट हो जहाँ के मौसम में। तो आप बता सकते हैं ऐसे कुछ अपने देश के कुछ राज्य जहाँ पर कपास की खेती होती हो? मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ। तो जैसे कपास की खेती हमारे देश में महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान, और फिर दक्षिण भारत में कर्नाटका में, इन जगहों पे कपास की काफ़ी खेती होती है। अच्छा, जो कपास का जो पौधा है, जो कपास के फल होते हैं कपास के पौधे के, वो एकदम नींबू के आकार के गोल गोल होते हैं, इसलिए उनको कपास गोलक भी बोलते हैं। और जब वो पूरे पक जाते हैं ना, जब ये नींबू जैसे फल यानी कपास का फल जब पक जाता है तो वो टूट कर खुल जाता है, और तब आपको अंदर कपास के तंतुओं से ढके कपास के बीज को, जिसे बिनौला भी बोलते हैं, वो आपको दिखाई देगा। तो आपने कभी अपने आसपास कोई कपास का खेत देखा है क्या, जब कपास तैयार हो चुकी हो? आप ये नीचे चित्र 3.6 में देखिए कि कपास के पौधे का जो खेत है, इसमें कपास बनके तैयार है। तो देखिए कैसा ऐसा लग रहा है ना, मानो बर्फ गिर गई हो खेत के ऊपर, बर्फीला सा। कई बार आपने कुछ क्राफ्ट के प्रोजेक्ट में भी कपास का उपयोग किया होगा बर्फ को दर्शाने के लिए। तो जो ये कपास का बॉल है, इससे आपको जो कपास मिली पौधे से, इसको अभी ये धागा नहीं बना है, तो इसको हमें धागे में बदलना होगा। तो अब हम इसकी प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहले कपास की जो ये बॉल्स निकली हर कपास के फूल के अंदर से, इसको कंकतन नाम की एक प्रक्रिया होती है, इससे अलग अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना भी बोलते हैं। तो कपास ओटना माने कि ये जो कपास का गोले हैं खूब सारे इकट्ठे, तो एक आप समझो हंसिए जैसा कटाई का एक लंबा सा आरी वाला एक औजार होता है, यहाँ चित्र में भी दिखाया गया है, चित्र 3.7 में। उससे कपास के गोले को पार करा के उसको अलग अलग किया जाता है। अच्छा, आजकल ऐसी मशीन्स भी आ गई हैं जिनसे कपास को अलग अलग करने यानी कपास ओटने का काम आसानी से हो जाता है। अब हम एक और पादप तंतु के बारे में जानेंगे, इसका नाम है जूट। जूट को पटसन भी बोलते हैं। आपने शायद अपने घर में जूट का कोई थैला या बैग ज़रूर देखा होगा। तो ये जो जूट है, ये भी हमें पौधे से प्राप्त होता है, और भारत में इस जूट की खेती जो होती है ना, ये वर्षा ऋतु में यानी बारिश के मौसम में होती है। अच्छा, आपको पता है जूट किन प्रदेशों में उगाया जाता है? तो हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में ये प्रमुख रूप से उगाया जाता है। वहाँ पे जूट की काफ़ी खेती होती है। तो जो जूट होता है, ये पौधे की जब फूल आने की जो अवस्था होती है, पुष्पन अवस्था, इस दौरान काटते हैं। और जब एक बार कटाई हो गई तो फिर जो ये तने निकले उसके पौधे के, उनको कुछ दिन तक पानी में भिगो कर रखते हैं। अब ऐसा करने से क्या होता है कि तने जो है वो गल जाते हैं, नरम हो जाते हैं, और फिर इनको हाथ के द्वारा अलग अलग कर दिया जाता है। और जब इससे कपड़ा बनाना हो तो ये जो तंतु निकले हैं, इनसे पहले तागा यानी धागा बनाया जाता है, और फिर उस धागे से वस्त्र बनाया जाता है। तो अब ये
धागा कैसे बनाया जाए ये देखते हैं आगे। तो अब आ जाइए आपकी पुस्तक के 3.4 भाग में सूती तागे की कताई। तो सूती यानी कॉटन का तागा कैसे काटते हैं यानी बनाते हैं। तो इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। आप एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए और दूसरे हाथ के अंगूठे और तर्जनी से तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक हाथ में कुछ रुई लीजिए, दूसरे हाथ के अंगूठी तथा तर्जनी से आप रुई की एक चुटकी लीजिए और धीरे धीरे से रुई को बाहर की ओर खींचिए और जो धागा रेशा निकल रहा है उसको ऐंठते रहिए, तानते रहिए। तो आप जैसा चित्र 3.9 में भी देख सकते हैं वैसे आप खींचते जाएंगे तो एक धागे जैसा बनने लगेगा। तो रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई बोलते हैं। क्या कहते हैं? कताई। और इसमें क्या करते हैं कि रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते जाते हैं और ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बनने लगता है। तो कताई करने के लिए एक तरीका इस्तेमाल किया जाता है जिसे हस्त तकुआ बोलते हैं, इसको तकली भी बोलते हैं। ये चित्र में आप देख रहे हैं लंबी तलवार जैसी, इसे तकुआ बोलते हैं और इससे तकली बोलते हैं और इससे हम कताई करते हैं धागे की। अच्छा, कताई करने के लिए एक और तरीका है, उसे चरखा बोलते हैं। आपने महात्मा गांधी जी के चरखे के बारे में सुना ही होगा। तो जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसको काफ़ी लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को कहा था कि अपने हाथों से कटे हुए तागों से बनाए हुए वस्त्र, जिसे खादी बोलते थे, खादी के वस्त्र, वो पहने। क्योंकि उस समय क्या होता था कि हमारे देश में ब्रिटेन की मिलों से बने कपड़े आते थे, बाहर से बनकर आते थे आयात होके, और तो जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसका विरोध करने के लिए स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करने का आंदोलन चलाया गया था। तभी महात्मा गांधी जी ने सभी को खादी का वस्त्र खुद बुनना और पहनने का प्रोत्साहित किया था। अच्छा, अभी भी ये खादी के वस्त्र को बढ़ावा देने के लिए हमारी भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का भी निर्माण किया। इसे कहते हैं खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। क्या कहते हैं? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। तो आपने भी आपके शहर या गांव में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की कोई दुकान कपड़े की ज़रूर हो सकता है देखी हो। तो अलग अलग जगहों पे उनके दुकान होते हैं जहाँ से इन वस्त्रों को खरीदा जा सकता है और सरकार समय समय पे कुछ कुछ योजनाएं इस पे चलाती रहती हैं ताकि खादी के वस्त्रों को हम प्रोत्साहन दे सकें। तो यहाँ ऊपर चित्र 3.11 में आप चरखा भी देख सकते हो। इस चरखे के माध्यम से तागा बनाया जाता है। तो अब हमने धागा यानी तागा कैसे बनता है ये तो देख लिया। अब इस तागे से अगला क्या चरण है, वो है वस्त्र बनाना। तो अब धागे से वस्त्र कैसे बनाएं, आइए अब हम ये जानते हैं। अच्छा, इसमें दो प्रमुख विधियां हैं, बुनाई और बंधाई। तो हमने पुराना जो एक क्रियाकलाप किया था उसमें ये देखा था कि जो वस्त्र होते हैं वो तागों के 2 सेट को मिलाकर उनको एक साथ व्यवस्थित किया जाता है, उससे हमारा वस्त्र बनता है। इसका एक और उदाहरण है कि जो हमारी माँ हमारी चोटी बनाती है, जो लड़कियां हैं उनके अक्सर लंबे बाल होते हैं और माँ गूंथ के चोटी बनाती है। तो हम क्या करते हैं, बालों को 3 हिस्सों में या कई बार 4 हिस्सों में बांटते हैं और एक के ऊपर एक उनको साथ में जोड़ते जाते हैं, व्यवस्थित करते जाते हैं, तो हमारी एक चोटी बन जाती है। वैसे ही वस्त्र बनाने के लिए तागों के 2 सेटों को लेकर एक साथ बुनते जाते हैं, ऐसे एक के ऊपर एक व्यवस्थित करते जाते हैं, उसी को बुनाई बोलते हैं। इसे अंग्रेजी में वीविंग बोलते हैं, बुनाई। इसके लिए भी हमारी किताब में एक मज़ेदार गतिविधि भी है, क्रियाकलाप 5। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप अलग अलग रंगों की 2 कागज़ की शीट लीजिए
और दोनों शीट में से 30 सेंटीमीटर लंबाई और 30 सेंटीमीटर चौड़ाई के वर्गाकार शीट काट लीजिए। अब आप इन दोनों शीटों को आधा मोड़ लीजिए, ये जैसा चित्र में दिखाया गया है। फिर जैसा इस चित्र 3.12 के बी में दिया गया है, ऐसी लकीरें खींच लीजिए और फिर दोनों शीटों को खींची हुई रेखाओं के अनुसार काट लीजिए और फिर उन दोनों शीटों को खोलकर फैला लीजिए। अब एक शीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी शीट में बुनते जाइए, जैसा आपके चित्र 3.12 यानी 3.12 सी में दिया गया है। ये चटाई जैसा जो बनता जा रहा है ना, हरे और लाल रंग का। तो इसी तरह से तो हमारे वस्त्र की बुनाई होती है कि दो धागे के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित किया जाता है। और धागे तो कागज की पट्टियों की तुलना में भी बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर भी की जाती है। करघे जो होते हैं एक प्रकार की यंत्र है जिस पर वस्त्रों की बुनाई होती है। तो करघे या तो हस्त प्रचलित यानी हाथ से चलाए जाने वाले या विद्युत प्रचलित यानी विद्युत बिजली से चलाए जाने वाले होते हैं। आजकल ज्यादातर विद्युत प्रचलित करघे पाए जाते हैं। हस्त प्रचलित यानी जिन्हें हैंडलूम भी बोलते हैं वो थोड़े कम पाए जाते हैं। अच्छा, आपने अपनी दादी, नानी या माँ को स्वेटर बनाते हुए शायद देखा होगा। ठंड के दिनों में अक्सर स्वेटर बुने जाते हैं। तो स्वेटर की जो बुनाई होती है उसको निटिंग भी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो इसमें क्या होता है कि किसी एक धागे को लेकर वस्त्र का एक टुकड़ा बनाया जाता है। ऊन का गोला होता है, उसमें से धागा निकलता जाता है और उसे बुनकर वस्त्र बनाया जाता है। अच्छा, आपने कभी कोई फटे हुए मोजे के भी अगर धागे को खींचा हो तो आपने देखा होगा कि वो एक ही धागा लगातार खिंचता जाता है और पूरा वस्त्र उधड़ता जाता है। कई बार हमारे मोजे या स्वेटर अगर एक धागा खुल जाए तो पूरा वो धागा खुलते खुलते पूरा स्वेटर अलग हो जाता है। यहाँ देखिए चित्र 3.14 में सुइयों के द्वारा स्वेटर की बुनाई हो रही है। यहाँ ऊन के गोले का एक धागे का उपयोग करते हुए पूरा स्वेटर बुना जा रहा है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा वस्त्र का इतिहास जानते हैं। तो अपनी पुस्तक के 3.6 पे आइए। क्या आपने कभी सोचा है कि जो प्राचीन लोग थे, हमारे से कई हजारों साल पहले जो लोग थे, वो कैसे वस्त्र पहनते थे? क्या वो भी सलवार सूट, साड़ी, पैंट शर्ट या जीन्स पहनते थे या कुछ और? तो आपने शायद कुछ पुरातन चित्रों में भी देखा हो या आप कभी संग्रहालय गए हो तो आपने देखा होगा पुराने समय में जो प्रमाण मिले हैं उससे ये मालूम होता है कि जो पुराने लोग थे ना, वो वृक्षों की छाल, जिसे वल्क भी बोलते हैं, उसके और बड़ी बड़ी पत्तियों और जो जानवरों की चमड़ी होती है उससे बना के अपने शरीर को ढकते थे। तो उस समय जो भी सामग्री उनके आसपास उपलब्ध थी उसका प्रयोग वो वस्त्र बना के अपने शरीर को ढकते थे, जिससे वो अपने शरीर को मौसम के प्रभाव से बचा सकें। जैसे जब तेज ठंड पड़ रही हो, धूप पड़ रही हो, हवा चल रही हो, इन सब से अपने शरीर को बचा सके इसके लिए उपयोग करते थे। फिर धीरे धीरे ना, जैसे मनुष्य ने खेती करना चालू किया तो वो एक जगह स्थिर रहने लगा। पहले जो पुराने हमारे पूर्वज थे वो तो जंगलों में रहा करते थे, जानवरों का शिकार करते थे, तो वह घुमंतु हुआ करते थे। पर फिर जब खेती चालू हुई तो हर कोई एक जगह पे बसने लगा और फिर वहाँ धीरे धीरे लोगों ने पतली पतली टहनियों और घास को बुनकर टोकरियाँ, चटाइयाँ ये सब बनाना सीखा। फिर पेड़ों की लताओं और जानवरों की ऊन और बालों को आपस में बांधकर लंबी लड़ियाँ बनाई और इन लड़ियों से बुनकर वस्त्र बनाए। अच्छा, बहुत पुराने समय में भारत में रुई से बने वस्त्र पहने जाते थे और ये रुई जो है ये गंगा नदी के किनारों पर उगाई जाती थी। और प्राचीन मिस्र की जो भी
सभ्यता है वहाँ पे भी पाया गया है कि रुई की और फ्लेक्स की खेती होती थी, वहाँ पे जो नील नदी है उसके किनारे। और उन दिनों ना लोगों को सिलाई करना भी नहीं आता था, तो वो बस अपने शरीर के विभिन्न भागों को इन वस्त्रों से ढक लेते थे। और ये ढकने के लिए वो कई अलग अलग ढंग से बांध लेते थे या ऐसे ही कपड़े को अपने ऊपर लपेट लेते थे। फिर जब सिलाई की सुई का आविष्कार हुआ तो फिर वस्त्रों की सिलाई करके लोग पहनने लगे। और इससे अब तुम देखते हो कि आजकल साड़ी धोती, आज भी जो साड़ी धोती होती है या लुंगी होती है वो बिना सिली होती है ना, उन्हें लपेट कर ही हम प्रयोग करते हैं। और जो सलवार सूट होता है तो उसमें हमें सिलाई करके बनाते हैं, या पैंट शर्ट होती है वो भी सिलाई करके बनती है। तो अब अगर हम इस पाठ को अंत में एक बार समझें तो हमने देखा कि कपास का गोला को ओट के रेशा बना और रेशे की कताई करके तागा यानी धागा बना। फिर धागे से वस्त्र बनाने के लिए दो तरीके हैं, या तो बुनाई या बंधाई। तो इस तरह से हमारे वस्त्र तैयार हुए। तो था ना बच्चों ये एक मजेदार पाठ। आओ हम सारांश के कुछ बिंदुओं को पढ़ लेते हैं। वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिएस्टर। वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। ये तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं अथवा संश्लिष्ट। और प्राकृतिक तंतु के उदाहरण है रेशम, ऊन, जूट और नायलॉन। और पॉलिएस्टर कुछ संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों यानी पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। और तागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है जिससे वस्त्र बनता है। आशा है आपको ये पाठ मजेदार लगा होगा। अब हम अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे। नमस्ते। अब हम पाठ 3 का अभ्यास करेंगे। ये आपकी पुस्तक में 24 पेज नंबर 24 पर दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। तो हमें बताना है कि कौन से तंतु प्राकृतिक हैं और कौन से संश्लिष्ट हैं। तो पहला उदाहरण है यहाँ नायलॉन। तो नायलॉन, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा, ये हमें किसी पौधे से या किसी जंतु से नहीं मिलता है, तो ये संश्लिष्ट है, ये फैक्ट्री में बनाया जाता है। अच्छा, अब दूसरा ऊन। बताइए बच्चों, ऊन प्राकृतिक है या संश्लिष्ट तंतु है? तो जैसा हमने पाठ में पढ़ा कि ऊन हमें जानवरों के बालों से प्राप्त होता है, जैसे भेड़ के बाल या बकरी, और कई बार ऊंट के बालों से भी ऊन बनाई जाती है। तो ऊन प्राकृतिक तंतु है। अच्छा, रुई कहाँ से प्राप्त होती है? रुई कपास के पौधे से प्राप्त होती है, इसलिए ये भी क्या हुआ? प्राकृतिक तंतु। अच्छा, इसी तरह अगले 3 जो तंतु हैं उनको भी प्राकृतिक या संश्लिष्ट कौन से हैं ये आपको बताना है। इसके लिए आप अपने पाठ को फिर से दोबारा एक बार पढ़ेंगे तो आपको ये बन जाएगा। तो रेशम, पॉलिएस्टर और पटसन, ये आप खुद हल करके देखिए। प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए कथन को सत्य अथवा असत्य उल्लेख करिए। तो हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य यानी सच है और कौन सा कथन असत्य है। पहला प्रश्न क है, तंतुओं से तागा बनता है। तो ये काफी सरल प्रश्न है। हमने अभी किताब में इस पाठ में देखा कि कई तंतु भी हैं जिनसे हमें तागा मिलता है, जैसे भेड़ के बालों से ऊन बनती है, ऊन का तागा बनता है, तो तंतुओं से तागा बनता है। ऐसे ही रेशम का कीड़ा जो होता है उससे रेशम मिलती है, तो ये कथन सत्य है। ऐसे ही अगला कथन,
ख, कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। तो अब अगला प्रश्न है, कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। तो ये कथन सत्य है कि असत्य? ये कथन असत्य है, क्योंकि कताई जो है ये धागे के निर्माण की एक प्रक्रिया है, ना कि वस्त्र निर्माण की। प्रश्न ग, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। तो ये कथन भी असत्य है, क्योंकि जूट जो होता है ये दूसरे जूट पटसन का पौधा जो है उससे प्राप्त होता है, ये नारियल का बाहरी आवरण नहीं होता। फिर अगला प्रश्न है घ, क्या रुई से बिनौले बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं? ये कथन सत्य है। प्रश्न ड, धागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, बताइए ये सत्य है या असत्य? जी हाँ, ये सत्य है। धागों की यानी तागों की बुनाई से वस्त्र का टुकड़ा बनता है, ये हमने अभी अपने पाठ में पढ़ा भी था। प्रश्न च, रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है। तो क्या रेशम तंतु किसी पादप यानी पौधे के तने से प्राप्त होता है? नहीं, ये तो हमें रेशम वाले कीड़े से प्राप्त होता है, यानी एक जंतु से प्राप्त होता है, इसलिए ये कथन असत्य है। और प्रश्न 6, पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है। ये कथन भी असत्य है, क्योंकि पॉलिएस्टर तो संश्लिष्ट तंतु है, इसे कृत्रिम तौर पे बनाया जाता है। अब हम प्रश्न 3 की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। पहला प्रश्न का 2 खाली स्थान, ये ऐसे कौन से 2 पौधे हैं जिनसे पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं? बताइए बच्चों। मैं आपको एक बताती हूँ और दूसरा आप स्वयं अपनी पुस्तक में खोजिएगा। तो एक उदाहरण तो है कपास यानी रुई, जिससे हमें सूती धागा हम बनाते हैं, है ना, सूती कपड़े आप पहनते हो, तो कपास है। और दूसरा कौन सा है ये आप स्वयं हल करिए। प्रश्न ख, खालिस्तान और खालिस्तान जांतव तंतु है, यानी जंतु से प्राप्त होने वाले तंतु हैं। तो इसमें एक उदाहरण तो है ऊन। ऊन है जो हमें जानवरों से प्राप्त होती है, भेड़, बकरी, इनसे प्राप्त होने वाला तंतु है। ऐसे ही एक और कौन सा तंतु है ये आप स्वयं भरिए। अच्छा, रुई तथा जूट, ये अगला प्रश्न है। प्रश्न 4, रुई तथा जूट यानी पटसन पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? तो इनका उत्तर ये है कि जो कपास है, रुई है, वो कपास के फलों से प्राप्त की जाती है। और उन फलों को क्या कहते हैं, याद करिए। हाँ, उन्हें कपास गोलक भी कहा जाता है। ऐसे ही जूट का जो तंतु है वो जूट के पौधे के तने से प्राप्त होता है। अब अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो आपने नारियल के तंतु से बनी हुई वो 2 वस्तुएं कौन सी देखी हैं, बताइए जरा। चटाई, हाँ, चटाई बनती है नारियल के तंतु से। और रस्सी, आपने भूरे रंग की रस्सी देखी होगी, जो अक्सर कहीं घर मकान बन रहा हो, यहाँ कहीं काम चल रहा हो तो वो रस्सी का इस्तेमाल होता है। हम उस पे घर पे भी कपड़े टांगते हैं, तो वो नारियल के तंतु से चटाई और रस्सियां बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तो ये हमने अपने पाठ में काफी विस्तार से जाना है, फिर भी मैं आपको संक्षिप्त में एक बार फिर से बताती हूँ। तंतुओं से जो तागा बनाने की प्रक्रिया है उसको कताई कहा जाता है। और इस प्रक्रिया में होता क्या है कि कपास का जो एक पुंज है उससे रेशों को खींचकर एकते जाते हैं, और ऐसा करने से रेशे पास पास आते जाते हैं और धागा बन जाता है। और ये कताई करने के लिए हमने देखा था कि तकली
और गांधी जी ने चरखे का उपयोग किया था, तो चरखे का उपयोग होता है। और जब फैक्ट्रीज में ये बड़ी बड़ी कताई मशीनों से भी काता जाता है। अब प्रश्न पृष्ठ 25 पे कुछ और क्रियाकलाप दिए हैं। तो जैसे हमने इस पाठ में पढ़ा कि वस्त्र जो है ये बुनाई जो है इनकी मशीनों के द्वारा, हथकरघा और बिजली करघा के द्वारा की जाती है। तो अगर संभव हो आपके आसपास कोई हथकरघा या बिजली करघा इकाई हो तो उसका भ्रमण करके आप वहाँ पे तंतुओं की बुनाई कैसे हो रही है वो देख सकते हैं। अच्छा, ये पता लगाइए कि क्या आपके क्षेत्र में, आपके आसपास कहीं तंतु प्राप्त करने के लिए कोई फसल उगाई जाती है क्या? मानो कपास की फसल, जूट की फसल। तो ये आप अपने घर के बड़ों से ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और फिर आप ये जानने की कोशिश करिए कि उस तंतु का उपयोग किस लिए किया जाता है। ये अगला पॉइंट 3, देखो हमारा जो देश भारत है ये रुई और सूती वस्त्रों का प्रमुख उत्पादक रहा है कई वर्षों से, और हमारा देश कई अन्य देशों को सूती वस्त्रों और वस्तुओं की आपूर्ति भी करता है। तो आप ये पता लगाइए कि ऐसा करने से हमारे देश की क्या सहायता होती है या देश को क्या लाभ मिलता है। अच्छा बच्चों, क्या आप ये जानते हो कि जो हमारे कई सूफी संत थे, या आपने संत कबीर का नाम सुना होगा, वो भी एक बुनकर थे, यानी वो वस्त्र बुना करते थे। तो उनके बारे में भी कुछ जानकारी एकत्रित करिए। ये आप इसके लिए आप अपने घर के बड़ों की सहायता ले सकते हैं या पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं या फिर इंटरनेट पे भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। और एक और यहाँ पे मजेदार क्रियाकलाप दिया है, क्रियाकलाप 5। इसमें पर ये आप अपने घर के बड़ों की निरीक्षण में करिएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि किसी वस्त्र से जो पुराना हो चुका हो या फट चुका हो, उससे आप 6 से 8 तंतु यानी धागे खींचकर बाहर निकालिए। फिर उस तंतु के एक सिरे को चिमटी से पकड़कर दूसरे सिरे को हम मोमबत्ती की ज्वाला के ऊपर लगाएंगे। अच्छा, ये हम अकेले में नहीं करेंगे, ये वाला क्रियाकलाप अपने घर के बड़ों के निरीक्षण में ही करेंगे, ठीक है? और जब आप देखोगे कि ज्वाला मोमबत्ती की उस तंतु पे आएगी तो आप ये गौर करना कि क्या वो तंतु ज्वाला से सिकुड़ रहा है या वो पिघल रहा है, किस तरह की गंध निकल रही है। तो हर प्रकार का जो तंतु है वो जब उस पर उष्णा आती है, गर्मी आती है, तो अलग अलग तरीके से हर तंतु अलग प्रकार का होता है। जैसे मानो कि अगर कोई सूती का तंतु है तो वो जल जाएगा, पर वो सिकुड़ेगा नहीं, पिघलेगा भी नहीं। और जो जलते धागा या तंतु रहेगा ना, उससे कागज के जलने जैसी गंध आएगी। और इसके उल्टा जो रेशमी तंतु होता है वो ज्वाला से सिकुड़ता है और जल जाता है, परंतु पिघलता नहीं है, और उससे कैसी जले मांस जैसी गंध आती है। तो हर तंतु उष्णता पे अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है, व्यवहार करता है। तो आशा है कि आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। आप ये सारे अभ्यास हल जरूर कीजिएगा। अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे। नमस्ते।